सत्ता में आज पहली कुंजी दुनिया के मानचित्र पर मौजूद एक ऐसे अजीब मुल्क की जिसे पाकिस्तान कहते हैं, जहां जीत के मेडल नहीं बल्कि हार के हार पहनाए जाते हैं। और इस झूठ के खेल के ग्रैंड मास्टर हैं वहां के फील्ड मार्शल या फेल्ड मार्शल या डिरेल मार्शल हसीम मुनीर। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारने के बाद मुनीर खुद का प्रमोशन पर प्रमोशन कर रहे हैं और अब शायद मुनीर को बार बार सम्मानित होने का चस्का लग गया है। अब हसीम मुनीर ने खुद को ही बहादुरी का मेडल दे दिया, जिसका नाम है हिलाल-ए-जुर्रत। हिलाल-ए-जुर्रत। किसी सेना का हारा हुआ लीडर खुद को बार बार मेडल दे तो आप क्या कहेंगे? लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसकी गवाही है यहां से आ रही तस्वीरें, जहां हसीम मुनीर को बहादुरी का यह मेडल दिया गया। पहले हसीम मुनीर की खूब तारीफ की, उन्हें सिपाहियों का सिपाही बताया गया, लीडरशिप की शान में किस्से सुनाए गए और फिर उनकी वर्दी पर राष्ट्रपति जरदारी ने एक और मेडल सजा दिया है। कहा भले ही ये जा रहा हो कि मुनीर को बहादुरी मेडल शाहबाज सरकार ने दिया है, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मुनीर का वचन ही उनका शासन है। शाहबाज सिर्फ शोपीस प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा है मुनीर को, ऐसे ही मुनीर को मिला है हिलाल-ए-जुर्रत मेडल, जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, जो युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। हिलाल का मतलब होता है आधा चांद और जुर्रत का मतलब है वीरता। इस तरह हिलाल-ए-जुर्रत का मतलब हुआ वीरता का तमगा। लेकिन सच यह है कि भारत के खिलाफ मुनीर को चांद नहीं दिन में तारे दिखे थे, जो भारत के हमलों से डरकर बंकर में जा छिपे थे। कायदे से तो मुनीर को बुजदिली के लिए उस वक्त फील्ड मार्शल कहा जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जनता का दुर्भाग्य है कि वहां का सेना जनरल खुद को मेडल पर मेडल दे रहा है, खुद को ही बहादुरी का चांद बता रहा है। असल में जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई थी, उसके बाद मुनीर को हिलाल-ए-जुर्रत नहीं हिलाल-ए-हार नाम का कोई मेडल देना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने चीनी सेना की तस्वीर को अपनी बहादुरी की तस्वीर बता दिया, उस लिहाज से उन्हें हिलाल-ए-फोटोशॉप मेडल भी दिया जा सकता था। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जख्म दिए हैं, पाकिस्तान की एक और हार की डिक्शनरी में दर्ज हो गए हैं। लेकिन फिर भी मुनीर बेशर्मी से मेडल के चक्कर में उन जख्मों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर की बहादुरी उस वक्त कहां गई थी जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए थे, जिनकी मरम्मत अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जब भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिरा दिए थे, और खासकर उस वक्त उनकी ये बहादुरी कहां थी जब वो बंकर में छिप गए थे। ये सवाल पाकिस्तान के नेता अपनी कुर्सी के चक्कर में भले ही ना पूछ रहे हो, लेकिन आम जनता सच जानती है। इसीलिए मुनीर को बहादुरी मेडल मिलते ही मीम्स की बारिश होने लगी। पाकिस्तान में लोग अपने ही मुल्क के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की धुलाई कर रहे हैं। किसी ने लिखा, मुनीर साहब जहां से बार बार मेडल खरीद रहे हैं उस दुकान का पता बता दो। किसी ने कहा, लगता है हसीम मुनीर ने खुद को मेडल देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मुनीर की तानाशाही से तंग लोगों ने यह भी पूछा कि आर्मी चीफ का सीधा फंडा है, मेडल पहनो, प्रमोशन लो और देश पर कब्जा करो। एक पाकिस्तानी ने तो यहां तक लिख दिया कि मुनीर एक बार में पूरा पाकिस्तान अपने नाम करवा लें, ये रोज रोज का ड्रामा बंद करें। और यह भी कहा गया कि आर्मी चीफ को मेडल देते देते हमारे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी थक चुके हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ कैसे अपने मुल्क में मीम मटेरियल बन गए हैं, एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। यह इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मेडल देने के लिए एक मेडल दिया जाना चाहिए। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुनीर सिर्फ खुद को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेना के दूसरे अधिकारियों के साथ भी मेडल खेल रहे हैं। उन्होंने थोक के भाव में अपने आर्मी जनरल्स को फर्जी बहादुरी के मेडल बांटे हैं। एक ही दिन पाकिस्तान में 488 मेडल दिए गए। शायद ही कोई ऐसा बड़ा आर्मी अफसर बचा होगा जिसे मेडल ना मिला होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाल-ए-जुर्रत से नवाजा गया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज दिया गया। ISI चीफ और NSA मोहम्मद असीम मलिक सिताराए बसालत मेडल मिला उनको। मेडल वाली इस लाइन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बार बार झूठे दावे करने वाले एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद भी लगे हुए थे। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी को भी झूठ बोलने का इनाम मिला है। उन्हें भी बहादुरी का मेडल मिला है, जो कि असल में उनकी बयान बहादुरी और झूठे दावों के लिए दिया जाना चाहिए था।
असीम मुनीर के झूठ और प्रोपेगेंडा के बीच पाकिस्तान में हिंदुस्तान की चर्चा भी ट्रेंड कर रही है। वहां आज यानी 16 अगस्त को 15 अगस्त वाली चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो कुछ कहा, पाकिस्तान को उससे बहुत चिंता और दर्द है। लाहौर गुस्से से लाल है, इस्लामाबाद और कराची तक पीएम मोदी की सिंदूरी संदेश से भड़का हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने 103 मिनट के भाषण में 13 मिनट पाकिस्तान पर खर्च किए। इस 13 मिनट में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जो संदेश दिया है उससे वो तड़प रहा है, परेशान है। पीएम मोदी ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिससे पाकिस्तान के जख्म फिर ताजा हो गए। पीएम ने सिंधु जल समझौते पर कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। इसके बाद से पाकिस्तान में पानी वाला कलेश है। पाकिस्तान को पता है कि बिना सिंधु के पानी के प्यासा मरने की नौबत आ जाएगी। पीएम का संदेश और संकेत साफ था, भारत ना पाकिस्तानी आतंकवाद सहेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करेगा, जिससे के बाद से पाकिस्तान में सनसनी है। पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा है कि एक तरफ भारत आत्मनिर्भर भारत का संकल्प ले रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाली की हालत में है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश हो रही है। तो पाकिस्तान के कुछ पत्रकार और नागरिक पीएम मोदी के सहारे अपनी सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं। सत्ता में अब बात करते हैं ट्रंप और पुतिन की अलास्का वाली मुलाकात से निकले मैसेज और मायने की। नोबेल शांति पुरस्कार के इच्छुक मिस्टर सीजफायर ट्रंप बड़ी उम्मीदों और तैयारियों के साथ पुतिन से मिले, उनसे बंद कमरे में बातचीत की, पुतिन का रेड कारपेट वेलकम किया, अपनी गाड़ी में बिठाकर मीटिंग हॉल तक ले गए। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन के साथ युद्ध को रोकने के लिए पुतिन से ज्यादा ट्रंप उत्सुक हैं। ट्रंप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है, जबकि पिछले 3.5 वर्षों से यह युद्ध रूस लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। फिर भी इस युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो ट्रंप खुद को सुपर पावर मानते हैं, जो ट्रंप खुद को टैरिफ डैडी कहलवाने में आनंदित महसूस करते हैं, कैसे पुतिन के सामने उनके तेवर एकदम नरम हो गए। कैसे पुतिन को प्रसन्न करने के लिए वो कूटनीतिक रेड कारपेट बिछा चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें आपने पिछले कुछ घंटे में कई बार देखी होंगी। वर्ल्ड मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि ये ट्रंप के कूटनीतिक आत्मसमर्पण का प्रमाण है। लेकिन सवाल है, अलास्का में एल्मनड्रॉफ रिचर्डसन एयरबेस पर हुई इस महामुलाकात से ट्रंप को क्या हासिल हुआ? सिर्फ 5 पॉइंट्स में ये समझिए कि ट्रंप इस कूटनीतिक परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर पाए हैं। इस महामुलाकात की सबसे बड़ी बात और निष्कर्ष यही है कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं हुआ है। यह मीटिंग इसी मकसद से आयोजित की गई थी, ना कि सीजफायर भी नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि कुछ पॉइंट्स पर सहमति बाकी है। कुछ मुद्दों पर सहमति बनने के बाद भी ट्रंप ने कहा है कि इस मुलाकात को बहुत अच्छा बताते हुए खुद को 10 में से 10 नंबर दे जाते हैं वो। तीसरी बड़ी बात यह है कि पुतिन ने कहा है कि युद्ध के मूल कारण को दूर करना जरूरी है। यह संदेश ट्रंप के लिए है और इसे समझते हुए वो क्या कर रहे हैं, सत्ता के न्यूज मित्रों को आज ये भी बताएंगे। चौथी बड़ी बात जो आज ट्रंप को बहुत चुभेगी, पश्चिमी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन हावित है। इसे ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को इशारों ही इशारों में यह कह दिया कि अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। आपको बता दें कि 10 वर्ष के बाद पुतिन अमेरिका गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन की अगवानी की, ताली बजाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अलास्का 2025 लिखे पोडियम पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाईं। उनके पीछे B-2 बॉम्बर और अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक प्लेन एयरफोर्स 1 था। यहां तक मीटिंग के बाद पुतिन को F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई। अलास्का से जाते समय F-22 ने मॉस्को तक पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। लेकिन ट्रंप की इतनी तैयारियों के बावजूद रिजल्ट जीरो है। 3 घंटे की ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद सिर्फ 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब तक नहीं दिया। फिलहाल ट्रंप अलास्का से वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, पुतिन मॉस्को पहुंच चुके हैं। अब ट्रंप रूस यूक्रेन शांति वार्ता के नेक्स्ट राउंड की तैयारियां में जुटे हैं। आप सिर्फ 75 सेकंड में ट्रंप और पुतिन के बयानों से समझिए अलास्का वार्ता का परिणाम क्या रहा। आगे ये बताएंगे कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा।
ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा। रूस और यूक्रेन में शांति कैसे होगी? रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, इसके भी रुझान मिलने शुरू हो गए। पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी। यूरोपीय नेताओं से भी ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई मीटिंग पर मंथन किया था। सभी नेताओं के साथ करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जेलेंस्की को बातचीत के लिए अमेरिका भी बुलाया है। आपको अपडेट भी दे दें, सोमवार को जेलेंस्की वॉशिंगटन जाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। अलास्का समिट के बाद जेलेंस्की की अमेरिका की यात्रा की चर्चा हर तरफ हो रही है। ट्रंप से बातचीत की जानकारी जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर भी दी है। उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन सीज़फायर चाहता है। वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के दौरान विस्तार से चर्चा होगी। दूसरी ओर पुतिन पर यूक्रेनी मीडिया के सुर भी अब बदले बदले से हैं। यूक्रेनी मीडिया में पुतिन की तारीफ हो रही है, पुतिन को विजयी बताया जा रहा है। यह भी लिखा जा रहा है कि अलास्का समिट में पुतिन 1-0 से आगे हैं। ये तो स्पष्ट है कि मिस्टर सीज़फायर ट्रंप युद्ध रुकवाने की हर कोशिश कर रहे हैं और उनकी राह में सिर्फ 2 रोड़े हैं, एक है जेलेंस्की और दूसरे हैं यूरोपीय देश। क्योंकि यूक्रेन से अमेरिका संबंध बिगड़ने के बाद से यूरोपीय देश जेलेंस्की के साथ हैं। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद युद्ध में कई यूरोपीय देश यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहे हैं। यहां पर आपको हम एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए ट्रंप की चुनौती को आप समझ सकते हैं। आज से करीब 6 महीने पहले फरवरी 2025 में ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर क्लास लगाई थी। यहां तक कि हथियारों वाली मदद भी रोक दी थी। वही अब पुतिन ने भी एक तरह से ट्रंप की कूटनीतिक क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा है कि शांति वार्ता अब मॉस्को में होगी। आप सुनिए पुतिन ने इशारों में ट्रंप को क्या मैसेज दिया, और वो भी अंग्रेजी में। ट्रंप की युद्ध शांति वाली कोशिशों का परिणाम क्या होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन अलास्का वाली मीटिंग को ट्रंप की नाकाम बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि ट्रंप पुतिन को 100% मनाने में फेल रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व एनएसए भी कह रहे हैं कि ट्रंप हारे नहीं हैं, पुतिन स्पष्ट रूप से जीत गए हैं। ट्रंप को और ज्यादा बैठकों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हालांकि पुतिन ने यह जरूर कहा कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन से युद्ध नहीं होता। अलास्का मीटिंग को वर्ल्ड मीडिया ने भी नाकाम माना है। आप 4 बड़े मीडिया हाउस की हेडलाइंस देखिए और समझिए खुद को 10 में से 10 नंबर देने वाले ट्रंप को अलास्का वाले कूटनीतिक एग्जाम में कितने नंबर मिले। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा है कि ट्रंप युद्ध विराम पर सहमति बनाने में विफल रहे। स्काई न्यूज का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध विराम अभी बहुत दूर की बात है। पुतिन ने नैरेटिव को नियंत्रित किया है। सीएनएन की ओर से नैरेटिव बनाया गया है कि ट्रंप और पुतिन में किन मुद्दों पर बातचीत हुई बहुत साफ नहीं है, जबकि दुनिया जानती है कि बैठक रूस और यूक्रेन में शांति कराने के लिए हुई थी। द गार्डियन के अनुसार ट्रंप ने जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ दिए हैं। अलास्का एपिसोड के एक और बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। पुतिन ने ट्रंप से कहा था कि उन्हें जीवित देखकर अच्छा लगा। आपको याद होगा अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप को गोली के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसका जिक्र पुतिन ने अलास्का में किया। पुतिन के इस बयान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। अब खबरों के स्टीयरिंग को इंटरनेशनल सत्ता से देश की राजनीतिक सत्ता की ओर घुमाते हैं, क्योंकि यहां भी कलेश की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसके केंद्र में पीएम मोदी का वो बयान है जो उन्होंने कल लाल किले से दिया है। कल देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से आरएसएस का जिक्र किया हो। कल पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया और कहा संघ की 100 वर्ष की राष्ट्र सेवा गौरवपूर्ण है। इसी बयान के बाद मॉनसून में सियासत की बिजलियां गिरने लगी। उसका एक एपिसोड हमने आपको कल भी दिखाया था। पहले आप पीएम मोदी के उस बयान का एक क्विक रिकैप देखिए, फिर आपको दिखाएंगे इस मुद्दे पर कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक हमले तेज हो गए। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। अब लाल किले से आरएसएस की ये तारीफ कांग्रेस को चुभ रही है।
और उसने पूछा है कि जिस आरएसएस की पीएम प्रशंसा कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन और खाता वही कहां है। इसीलिए इस कथित एनजीओ को बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस के कटाक्ष का जवाब बीजेपी से आया है। कहां है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? दिखाइए। एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दिखाइए कहां है। कहां है खाते उनके? दिखाइए। भगवान इस समाज और इस देश को ऐसे एनजीओ से बचाए जिसने पहले 25 साल मुखबिरी करते हुए गुजारे, अगले 25 साल तिरंगे और संविधान का अपमान करते हुए गुजारे, उसके अगले 25 साल मंदिर और मस्जिद को लड़ाने में बिता दिए, और अब पिछले 25 साल दलितों, आदिवासियों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के हक छीनने में निकाले। ऐसे एनजीओ को जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए। जो आरएसएस के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, जिन्होंने हमेशा भारत से गद्दारी करी है, नकली गांधी ने, वो आज एक देशभक्त जिनका मकसद भारत की विरासत को संभाल के रखना है, भारत को मजबूत करना है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनके सवाल उठाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। और अब बात सत्ता के एक और कलेश की। न्यूज मित्रों, आपको याद होगा हमने 7 अगस्त को यूपी का एक दिलचस्प राजनीतिक कलेश दिखाया था जिसका शीर्षक था उमाशंकर वर्सेस दयाशंकर। इस कलेश के पहले किरदार थे बलिया में सदर से विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनके शब्दबाण बलिया के रसड़ा से बीएसपी एमएलए उमाशंकर सिंह के बयानों से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रहे थे। लेकिन अब दोनों के बीच की जुबानी गोलीबारी अगले स्टेज में पहुंच चुकी है और बात आगे निकलकर पिताश्री, मिट्टी के तेल और ईस्ट इंडिया कंपनी तक जा पहुंची है। ये काम हुआ है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जब मंत्री दयाशंकर सिंह बलिया के एक कार्यक्रम में झंडारोहण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह को एक बयान के बदले में उनके पिता की याद दिला दी। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने दयाशंकर सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी के लुटेरों से जोड़ा था, तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कह दिया उमाशंकर सिंह के पिता मिट्टी का तेल बेचते थे, जबकि मैं बलिया के मालवीय कहे जाने वाले मैनेजर सिंह का भांजा हूं, इसलिए जुबान ना खुलवाएं, जुबान पर लगाम लगाएं। वह ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आकर के बलिया में विधायक बने हैं। एक बार बलिया में भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 5000 से कम वोट पाए थे। इस बार मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की लहर में वो एमएलए हो गए, तो ये मत कहिए कि बलिया के वो भी हैं, आप भी बलिया के हैं। बलिया के इतिहास में ये सब नहीं होता है। उनके पिताजी क्या करते थे? तेल बेचते थे, किरोसिन ऑयल बेचते थे, और मैं जिन परिवार से हूँ उसको बलिया में मालवीय कहा जाता था। अब बलिया के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मैनेजर सिंह का मैं भांजा हूँ। और उनके पिताजी क्या थे आप बताइए, ये खुद क्या करते थे, इनके बारे में पता करिए। देखिए, दोनों नेताओं के बीच इस मौखिक युद्ध की शुरुआत कहां से हुई, यह समझाने के लिए आपको 5 तारीख को बलिया में खुले उस पुल पर लेकर चलते हैं जिसके बहाने दयाशंकर और उमाशंकर सिंह एक दूसरे को ललकार रहे हैं। यह पुल बलिया में कटहर नाला में बना है, जिसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बिना मंत्री जी की जानकारी के खोल दिया। मतलब पुल बना, उद्घाटन भी हो गया और मंत्री जी को खबर तक नहीं लगी। और जब इसका पता उन्हें चला तो वो अधिकारियों पर बिफर गए, सबके सामने उनकी क्लास लगा दी और विधायक उमाशंकर सिंह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। मंत्री दयाशंकर सिंह को लगा परिवहन मंत्री वो और बलिया सदर के विधायक वो, और पुल के उद्घाटन का शुभ अवसर हाथों से कैसे निकल गया। इस पर उन्होंने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुना दी। दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में, और हम लोग को बताया नहीं रहा, अब क्या कर रहे हो? अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं तो समझ रहा। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है, तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या, विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे। अब दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह भले ही अलग अलग दलों से हों, लेकिन एक ही जिले बलिया और एक ही जाति ठाकुर समाज से आते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है कि एक मामूली सा पुल दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। रसड़ा से विधायक उमाशंकर,
बीएसपी के एकमात्र विधायक जरूर हैं, लेकिन कहते हैं बलिया जिले में गहरा असर रखते हैं, इसीलिए वो भी झुकने के मूड में नहीं है। तभी उन्होंने दयाशंकर सिंह को भी खुली चुनौती दे दी थी, और अगर वो अपने पर आ गए तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना, मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब न दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। सत्ता में अब जम्मू कश्मीर के उस किश्तवाड़ की इमोशनल कुंजी, जिसमें दर्द है, आंसू है और अपनों की तलाश साफ दिखाई दे रही है, और इनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट TV9 लगातार कर रहा है वहां से। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तो त्रासदी आई है, उसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अब भी हर तरफ मलबा है। वो घर हैं जो सैलाब में तिनके की तरह मिट गए हैं। जिंदगी की इस जंग पर हम आपको एक रिपोर्टर रील दिखाते हैं। कि हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानें थी, मकान थे। किस तरीके से इन मकानों और दुकानों को यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े पत्थर आप साफ तौर पे अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये पंखा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर डैमेज हुआ। यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। इस गांव में अब सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। जो ऊपर की तरफ फंसे हुए थे उनको किस तरीके से यहाँ पर सेफली आगे की तरफ निकाल रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। माता रानी ने मेहर कर दी, पर जो हुआ बहुत गलत हुआ, वो बहुत गलत हुआ। देखिए आंखों में आंसू भी हैं। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से निकाला जा रहा है। कहाँ से आप? जम्मू से। मैं देख रहा हूँ आप रो रहे हैं। हाँ, डर लग रहा है। ये देखिए आंखों में आंसू हैं। काफी नुकसान हुआ है, काफी। कुछ नहीं है घर में, क्या है, कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, राशन नहीं है खाने के लिए, बर्तन नहीं है खाने के लिए, फिर बिस्तरा नहीं है, कुछ नहीं है, घर भी घर है। इन लोगों की आंखों में आंसू है। लोग चाहते हैं कि इन लोगों की मदद की जाए, ना सिर्फ झूठे आश्वासन यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर जो नेता है, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, झूठे आश्वासन इन लोगों को नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ ने सब ज्यादा तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। खैबर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई।